पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पी ब्लॉक की बात की जाए तो राइट हैंड साइड में आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो ग्रुप है ये कौन से आते हैं, इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। रीजन क्या है इनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलने का? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सबशेल। पी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसीलिए इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसका अगर एक्सेप्शन बोलो तो एक्सेप्शन इसमें होता है हीलियम। हीलियम को पी ब्लॉक में प्लेस किया गया है, लेकिन हीलियम जो होता है वो क्या होता है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है ना। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। वॉइस क्लियर है मेरी? इनके एलिमेंट की अगर बात करो तो नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आता है फॉस्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी और भी नए नीचे डिस्कवर हो चुके हैं। फोर्टीन ग्रुप की बात करो तो कार्बन सबसे पहले, इसीलिए 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली कहते हैं। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर 15 ग्रुप की बात करिए, ये 13 में मैंने नाइट्रोजन क्यों कर दिया, आप लोगों ने टोका नहीं, ये 15 का है ना। 13 तो बोरान वाली फैमिली है ना। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये होते हैं। हाँ, 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एसबी एंटीमनी बोलते हैं, बीआई बिस्मथ। 16 में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 17 की बात करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टाइन। 18 ग्रुप की बात करो तो यहाँ ऊपर की तरफ हीलियम होता है, फिर यहाँ आता है नियॉन, फिर कौन होता है ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये अपना है पी ब्लॉक। अब इस पी ब्लॉक में 11th के सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो एक तो 13 ग्रुप को पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है हमें 14 ग्रुप। ये चारों जो हैं वो 12th के सिलेबस में। तो अभी हमें डिस्कस करना है 13 और 14 को, मतलब बोरॉन फैमिली, और दूसरी हमें डिस्कस करनी है कार्बन फैमिली। ठीक है, अब हम लोग फोकस करते हैं इस पे। अगर हम बात करें आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन की, तो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है इसमें। वॉइस क्लियर है ना मेरी? तो अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। अगर लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p1, तो आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखाई दे रहा है 2s2, 2p1। इसका मतलब लास्ट शेल होगी ns2np1 की इस फैमिली में। एल्युमिनियम में जाएंगे तो ये 3s2, 3p1 हो जाएगा। गैलियम में जाएंगे तो लास्ट में 4s2, 4p1 हो जाएगा।
इंडियम में 5s2 5p1 पे चले जाएंगे। थैलियम में आपका 6s2 6p1 पे चले जाएंगे। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन पे कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ऐसे ही अगर कार्बन फैमिली की बात करो तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये हो गए। कार्बन की अगर बात करो एटॉमिक नंबर 6 है तो 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ns2np2। मैम हाँ मैम आपने वो एक बार कराया था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी एक पीडीएफ भेज देना मुझे। रहेगी क्या? हाँ मैम वो आपने भेजी नहीं तो वो याद नहीं कर पाया मैं। ये 3s2 3p2 बन जाएगा। इसी तरीके से ये 4s2 4p2, ये 5s2 5p2 बनेगा, और ये आपका बनेगा 6s2 6p2। ठीक है। इसको बोरॉन फैमिली इसलिए कहते हैं, फर्स्ट मेंबर बोरॉन है। इसको कार्बन इसलिए कहते हैं, कार्बन जो है वो है आपका फर्स्ट मेंबर। अब अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे कि बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट हैं उसमें क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट हैं उसमें क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग देख सकते हैं इसमें। अब पी ब्लॉक की अगर बात करो तो पी ब्लॉक में आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन की तो हमने बात कर ली। अगर हम सारी फैमिलीज की बात करें कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या देखने को मिलती है, आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर से। अगर हम बात करें 13 की, 14 की, 15, 16, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप की, तो ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन सी ये शो कर सकता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2, इसका NH2NP1 NP2, यहाँ पे हो जाता है NH2NP3, यहाँ NH2NP4, ये NH2NP5 हो जाएगा, और लास्ट वाला NH2NP6 हो जाता है। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें तो मैक्सिमम ये क्या शो कर सकता है, मतलब जिसको हम ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं। मैक्सिमम वैसे तो अलग अलग होती है अलग अलग कंपाउंड में, लेकिन मैक्सिमम जो ये शो कर सकता है 13, ये +3 शो कर सकता है, ये +4, ये +5, ये इसकी मैक्सिमम है, ये +6 है, ये +7 है, और ये इसकी मैक्सिमम +8 है। अब आप बोलोगे कि 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो इनर्ट होते हैं, तो ये शो ही क्यों कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जब 18 ग्रुप का एलिमेंट इनर्ट है तो इसका मतलब कि ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए इसको, और अगर ये बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ये निकाल ही नहीं रहा है, ले ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात क्यों हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे जिनॉन हो गया, ये क्या करता है, ये कंपाउंड बनाता है, ये कंपाउंड फॉर्म करता है। नियॉन और ऑर्गन की अगर बात करें तो ये कंपाउंड नहीं बनाते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है, 0 दिखेगी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर 0 का मतलब है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, कोई भी बॉन्डिंग किसी तरीके की भी नहीं शो करेगा। लेकिन जिनॉन कंपाउंड बनाता है, तो जिनॉन में वैरायटी ऑफ कंपाउंड ये बनाता है। इसमें कहीं पे ये +2 शो करता है, कहीं +4, कहीं +6, कहीं +8। अगर हम देखें तो कई तरीके की ऑक्सीडेशन नंबर जिनॉन शो करता है। ये है 18 ग्रुप का। अब आ जाते हैं हम 13 पे और 14 पे। अभी तो हमें 13 और 14 पे फोकस करना है। तो 13 और 14 की अगर बात करें तो 13 मैक्सिमम +3 और 14 मैक्सिमम +4
शो कर सकता है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन सी शो करते हैं वो हमें याद रखना है। जैसे बोरॉन की बात करो तो +3, एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो ये भी +3 ही शो करता है, मतलब ये दोनों एक ही तरीके की। नीचे वाले जो दोनों हैं, तीनों हैं, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये दो तरीके की, एक +3 और एक +1, ये शो करता है। ऐसे ही अगर हम कार्बन फैमिली की बात करें तो कार्बन शो करता है +4 भी और कहीं कहीं पे -4 भी। सिलिकॉन की बात कर लो तो सिलिकॉन सारी जगह पे +4, किसी भी कंपाउंड में अगर ये कंपाउंड बनाएगा तो +4 स्टेट में होगा। इसके नीचे वाले जितने हैं, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये दो तरीके की ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, एक +4 होती है और एक +2। जैसे यहाँ पे +3 +1 था, यहाँ +4 +2, दोनों में डिफरेंस 2 का होता है। क्लियर है बात इतनी? अभी इनका अभी मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी अपने काम का है नहीं। तो अभी आप लोग ये दो ब्लॉक याद रखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं। तो सबसे पहला बोरॉन एल्युमिनियम, क्योंकि 13 ग्रुप के हैं, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर इनका 3 है, तो ये दोनों 3 शो करते हैं। 14 पे बात करो तो कार्बन और सिलिकॉन को याद रखेंगे कि कार्बन +4 भी शो करता है और -4 भी शो करता है, सिलिकॉन यही +4 शो करता है। गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनकी अगर बात करो तो +3 तो शो करेंगे ही, इसके साथ एडिशनल एक और +1, मतलब जैसे TlCl भी बनता है और TlCl3 भी बनता है। अगर हम देखें थैलियम की बात करें, थैलियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो TlCl भी पॉसिबल है और TlCl3 भी पॉसिबल है। यहाँ पे देखो तो Tl पे +1, Cl पे -1, यहाँ पे देखो तो Tl पे +3 हो जाएगा, Cl पे क्या हो जाएगा, -1। 3 Cl है तो बैलेंस कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो +1 भी शो करेंगे और +3 भी, और जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं दोनों वो +3 शो करेंगे। क्लियर होती है बात ऑक्सीडेशन नंबर की? अब ये जो दो तरीके की ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका एक स्पेशल रीजन है कि ये क्यों शो करता है इस तरीके की। देखो, एक फिनोमेनन होता है जिसको हम लोग P ब्लॉक में ही पढ़ते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। जब टॉप का एलिमेंट है, जैसे बोरॉन है, एल्युमिनियम है, यहां तक बात अलग होती है। जैसे ही हम लोग गैलियम, इंडियम, थैलियम पे आते हैं, नीचे के एलिमेंट पे जब टॉप टू बॉटम आते हैं हम लोग, तो देखते क्या है कि टॉप टू बॉटम आने पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन है NH2 Np2, ये Np1, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ये जो S वाला इलेक्ट्रॉन है ना, नीचे जैसे हम जाते हैं, ये NS वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। NS वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग से इनर्ट हो जाता है। साइज बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पे, साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, और इसकी वजह से ये जो NS इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाले एलिमेंट्स में, जो नीचे के हैवी एलिमेंट्स हैं, उन हैवी एलिमेंट्स में ये NS इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ये ना किसी के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि केवल ये एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए प्रेजेंट होता है नीचे वाले एलिमेंट्स में, तो ये एक ही बॉन्डिंग बनाता है, इसीलिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 1 हो जाती है।
तो नीचे के एलिमेंट में कभी कभी कंपाउंड 3 वाला भी बनेगा, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो कंपाउंड कौन सा बनाते हैं ये नीचे वाले एलिमेंट, +1 वाले। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हैवियर एलिमेंट, हैवियर मतलब नीचे के, हैवियर एलिमेंट इन 13 और 14 ग्रुप have less oxidation number is more stable। मतलब जो कम वाला दो ऑक्सीजन, जैसे 13 की बात करो तो +3 है और +1 है, दो तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। लेकिन जो ये छोटी वाली है, स्मॉलर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसके कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, रीज़न पूछा जाता है इसका। तो रीज़न आप क्या बताएंगे? रीज़न है इसका ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर का क्या मतलब है? जो NS का इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग से इनर्ट हो जाता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। NH2 जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करता, जिसकी वजह से ये तो इनर्ट हो गया। अब जो आउटर में इलेक्ट्रॉन है, जैसे 13 की बात करो तो उसमें Np1 है, 14 फैमिली की बात करो तो इसमें Np2 है, तो केवल यही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर केवल +1 ही शो होगी, दूसरी वाली शो नहीं। क्लियर है बात? अब बॉन्डिंग होती कैसे है, देखो इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है गैलियम है, मान लो, ठीक है, या इंडियम है या थैलियम है। इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन हम देखें आउटर शेल का, तो गैलियम होगा आपका, अगर गैलियम को लिखें तो 31 एटॉमिक नंबर होता है। इसके लास्ट में होते हैं 4s2 4p1। पहले होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4s2 4p1। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें अगर हम देखें तो साइज बढ़ जाता है, 31 प्रोटॉन होते हैं, और ये प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, और ये प्रोटॉन जो होते हैं इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें से ये जो S होता है, S के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नियर होते हैं न्यूक्लियस के। इसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि कौन सा ऐसा सबशेल होगा जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होता है। तो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास S, फिर उससे दूर P, उससे दूर D, उससे दूर F होता है। ये जो डिस्टेंस होती है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा S पे, फिर P पे, फिर D पे, फिर F पे सबसे कम लगता है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट S का बहुत ज़्यादा होता है। जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है नीचे वाले एलिमेंट में, जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो S के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग में जाता ही नहीं है, ये इनर्ट हो जाता है। केवल ये इलेक्ट्रॉन ही काम आता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर होती है बात? अब बात की जाए कि कैसे कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की। बोरॉन फैमिली को अगर हम देखें तो बोरॉन फैमिली में सबसे ऊपर जो होगा वो बोरॉन होगा,
और बोरॉन में थोड़े से कैरेक्टर होते हैं नॉन मेटेलिक। उसके बाद अगर हम बात करें कि और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, थैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ये सब जो होते हैं वो मेटेलिक होते हैं। लेकिन बोरॉन जो होता है ये नॉन मेटेलिक होता है। अच्छा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर नॉन मेटल है तो उसका सिंपल मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करने का पावर ज़्यादा होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी लो हाई होगी। मतलब अगर उसको इलेक्ट्रॉन देना है तो वो बड़ा टफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर ज़्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी अपने आप हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है, और आयनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्लियर है? अब हम लोग बात करें अगर कि सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एटॉमिक रेडियस की बात कर लें। तो किसी भी ग्रुप में जैसे 13 की अगर बात कर रहे हैं तो 13 में क्या होगा, टॉप टू बॉटम आपका वही सेम ट्रेंड चलेगा। रेडियस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि शेल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाओगे, यहाँ पे आपके 2 शेल हैं, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 6। शेल का नंबर इंक्रीज करता है तो रेडियस इंक्रीज करती है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना है कि रेडियस इंक्रीज तो करता है, लेकिन उतना ज़्यादा इंक्रीज बाद में जाके नहीं होता है। इंक्रीज होगा, जैसे मान लो कि सपोज बोरॉन की, सपोज एक एग्जांपल ऐसे ही बता रही हूँ, जैसे मान लो बोरॉन की है सपोज 2 वैल्यू रेडियस की, इसकी 4 होगी, इसकी मान लो 6 होगी, तो इंक्रीज इस तरीके से कर रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है आपको। अब मान लो इसकी 6.4 है, इसकी 6.5 है, तो यहाँ पे डिफरेंस बड़ा कम हो गया ना रेडियस में। यहाँ तक तो 2 का डिफरेंस था, 2 यूनिट का। यहाँ पे देखो 6.4 का, यहाँ पे 0.1 का ही डिफरेंस दिख रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे नीचे जाओगे रेडियस जरूर इंक्रीज करेगी, लेकिन इंक्रीज जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है इसका? देखो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, बट in lower positions increase is not so much, ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। अब रीज़न क्या है इसका? देखो, जैसे बोरॉन से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, थैलियम की तरफ जाते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। ठीक है, और जब हम बात कर रहे थे अभी, जैसे हमने थैलियम का लिखा था, या हम इंडियम का ही, गैलियम का ही लिखते हैं, इंडियम का लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, थैलियम का लिखते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखना। देखो गैलियम का, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, और यहाँ पे 5s क्या आएगा, 4p1 आ जाएगा। ये आ जाएगा ना, 4s2 5 4p1। ठीक, यहाँ पे देखो, जब
ये 4s भर गया, उसके बाद 3d आ गया, 3d के बाद 4p1 आ गया। अब ये जो है ना 3d जो है, ये 3d एक तरीके की करता है पुअर शील्डिंग। यहां पे आपका 4d आ जाएगा, f के भी आ जाएंगे, यहाँ पे भी f के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इंडियम में भी थैलियम में भी। तो d और f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करते हैं पुअर शील्डिंग। अब ये पुअर शील्डिंग का मतलब समझ रहे हैं सब लोग? अगर नहीं समझ रहे हैं तो बताऊं, जल्दी से बोलिए। पुअर शील्डिंग का क्या मतलब है, कौन बताएगा? नहीं आता है तो मैं बताऊं, जल्दी बताइए। कोई बता? देखो, रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर होता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है रेडियस। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो रेडियस कम होती है, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो रेडियस इंक्रीज करती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर मोटी मोटी भाषा में हम लोग समझे तो हमें ये समझना चाहिए कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा, इंक्रीज अगर करेगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है आउटर इलेक्ट्रॉन पर, उसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता कैसे है? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो ENC बढ़ता है। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस का, और पॉजिटिव चार्ज अगर न्यूक्लियस का बढ़ेगा तो चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को ये तेजी से खींचेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर शेल पे के इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास आ जाता है, रेडियस क्या हो जाती है? अपने आप डिक्रीज कर जाती है। क्लियर हो गई बात इतनी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली? कैसे बढ़ा और कैसे इसने रेडियस को इफेक्ट किया? जैसे बोरान में अगर बात करो तो 5 प्रोटॉन थे क्योंकि एटॉमिक नंबर 5 है। एल्यूमिनियम में जाओगे तो 13 प्रोटॉन हो जाएंगे, गैलियम में 31 प्रोटॉन हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे अगर आओ तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, इसका मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दो चार्ज अगर हैं, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों चार्ज हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर प्रोटॉन का चार्ज आप बढ़ाते जा रहे हो तो इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करेगा तो आउटर शेल पे फोर्स ज़्यादा लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास आ जाता है, तो हम बोलते हैं रेडियस कम हो गई है, रेडियस डिक्रीज कर गई है। तो मतलब ये फैक्टर अगर डोमिनेट कर रहा है, दोनों फैक्टर एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं, अगर ये डोमिनेट करता है तो रेडियस कम होती है। अब दूसरा वाला है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? देखो, या इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग या स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? देखो,
जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट है ए बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये कोई स्टूडेंट है बी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये इसको मान लेते हैं, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, एक दूसरे के। इनको एक दूसरे से मिलना है, कोई बातें बातें करनी है, बातें शातें करनी है, ठीक। इनके बीच में अभी कोई नहीं है, तो ये आराम से मिल लेंगे, बातें बातें कर लेंगे। अब दूसरी एक सिचुएशन बनाई गई, ये तो एक सिचुएशन थी, ये कोई डे था, सपोज मंडे था, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या बनी कि इनके बीच में इसके और इसके बीच में ट्यूसडे को क्या हुआ कि यहाँ पे बीच में कौन आ जाता है, कौन आ सकता है इनके बीच में, जल्दी से बताओ। कुछ अंदाजा लगाओ कौन आ सकता है। जल्दी से बताइए, सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो बताइए कौन आ सकता है इनके बीच में। अरे सब लोग फ्री हैं बोलने के लिए? ये तुम लोग को क्या हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई दूसरे फ्रेंड्स आ गए, या मान लो सपोज पेरेंट्स आ गए, ठीक है। अब ये यहाँ पे बैठे हैं, ये यहाँ पे बैठे हैं, बीच में तो पेरेंट्स बैठे हैं, और ये दोनों ही जो है वो थोड़े ऐसे बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं है, बहुत शाई है। तो अब पेरेंट्स आ गए, तो अब तो ये बात कर चुके, अब ये मिल चुके, अब इनकी बातें हो चुकी, ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पेरेंट्स जो हुए, इनके बीच में एक स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं। इनके इंटरेक्शन को, इनकी बातों को रोकने के लिए बीच में पेरेंट्स आकर के बैठ गए, तो इन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन की तरह काम कर दिया। अब आप ये मत बोलना कि हमारे पास तो मोबाइल है, तो हम तो चैटिंग से बातें कर लेंगे, हम चैट कर लेंगे उस पर, है ना, मैसेज कर लेंगे। नहीं, वो नहीं बातें करनी है, ऐसे सामने से बातें करनी है। और बीच में आकर के पेरेंट्स बैठ गए, अब बात खत्म हो गई, मोबाइल नहीं है हमारे पास, हम मोबाइल की दुनिया में नहीं है, ठीक। तो ये एक तरीके से स्क्रीन का काम कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो आपको दिख रहा था कि भाई ये बातें कर रहे हैं, अगर बातें करने को आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो बीच में स्क्रीन आ गई, वो इस जो पेरेंट्स जैसी एक स्क्रीन आके बीच में बैठ गई, उसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया या कम हो गया, आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, ये है न्यूक्लियस, ये बीच के शेल्स हैं, मान लो ये मान लो आउटर शेल है। तो ये आउटर जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में अगर एफ इलेक्ट्रॉन, एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करें, या डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करें, या एस के या पी के, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि एस और पी के अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, तो इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। और डी और एफ का देखा गया कि इनकी जो शील्डिंग होती है ना, ये कम होती है, तो बोलते हैं इनकी शील्डिंग पुअर होती है।
अब शील्डिंग का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर पे लगा रहा था, जिसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ENC बोल रहे थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे थे, उसमें शील्ड की तरह कौन काम करेगा? S और P का नंबर अगर बढ़ता है तो वो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा कॉज करेंगे, और अगर D और F का नंबर बढ़ता है तो उनकी जो शील्डिंग होगी वो कम होती है, पुअर शील्डिंग होती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे D और F का नंबर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का, वहाँ पुअर शील्डिंग होती है, तो वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा काम करता है। जहाँ पे S और P के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं ज़्यादा, वहाँ पे ये शील्डिंग बहुत ज़्यादा काम करती है। तो जब शील्डिंग ज़्यादा, दोनों फैक्टर अपोजिट चलते हैं। देखो, अगर ENC बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो शील्डिंग पुअर होगी। लेकिन अगर किसी केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो शील्डिंग हाई होगी। मतलब ये दोनों फैक्टर के ऊपर रेडियस डिपेंड करता है और दोनों अपोजिट चलते हैं। अगर शील्डिंग पुअर है तो चार्ज वाला फैक्टर यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी। और अगर शील्डिंग ज़्यादा है तो रेडियस आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम नीचे वाले एलिमेंट पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे D और F के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। टॉप टू बॉटम जब नीचे आओगे तो यहाँ पे D और F के इलेक्ट्रॉन बेसिकली बढ़ते हैं। और F का इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कि कैसा करता है, शील्डिंग इफेक्ट करता है, लेकिन पुअर शील्डिंग करता है। पुअर शील्डिंग करेगा यानी कि इस फैक्टर को बढ़ने देगा, और जब ये फैक्टर बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, तो रेडियस अपने आप कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। तो जो बात मैंने ये समझाई कि जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो रेडियस जरूर इंक्रीज करती है, लेकिन जो इंक्रीमेंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे 2 to 4, 4 to 6 सपोज जा रहा है, डिफरेंस 2 का दिख रहा है, फिर पॉइंट्स में डिफरेंस आने लगेगा, तो ये डिफरेंस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियस उस तरीके से इंक्रीज नहीं करती जैसी इंक्रीज करनी चाहिए थी। उसकी शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर बढ़ जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको एकदम आराम से ऐसे भी समझ सकते हो कि ये मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, देख पा रहे हो, या ये कोई एरिया है, सब लोग देख पा रहे हैं? आयुष, देवांग, हेमांग, सबको मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये कोई एरिया है, यहाँ पे ये कोई पर्सन है, ठीक है। अब इसको इधर से कोई पुल कर रहा है, इस तरफ से कोई पुल कर रहा है, खींच रहा है, और एक बंदा वो है जो इसको इस तरफ पुल कर रहा है। इनकी पावर कुछ इस तरीके की है कि जब ये अपनी पावर बढ़ा देता है तो ये थोड़ा सा इस तरफ चला जाता है, ये कम, इसकी पावर कम होने लगती है, और जब ये पावर अपनी बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा तो इसकी पावर कम होने लगती है। मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। यही सेम फैक्टर काम करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट में। अगर हम बोले कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, जैसे ही फोर्स बढ़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम्स नियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जैसे ही और पास आएगा रेडियस अपने आप डिक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले शील्डिंग बढ़ गई,
शील्डिंग इंक्रीज कर गई। शील्डिंग इंक्रीज करने का मतलब इनके बीच में एक कोई स्क्रीन ला करके आपने खड़ा कर दिया, स्क्रीनिंग इसीलिए वर्ड दिया गया। अब आप पहले ये बंदा इस बंदे को देख पा रहा था, अब इन दोनों के बीच में एक स्क्रीन ला करके खड़ा कर दिया गया, तो ये एक दूसरे को देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो शील्डिंग जैसे ही बढ़ती है वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही कम होगा वैसे ही इस न्यूक्लियस का इसके ऊपर अट्रैक्शन जैसे ही कम होगा वैसे ही रेडियस कम नहीं हो पाएगी। अब रेडियस थोड़ी सी ऐसे इंक्रीज्ड दिखाई देगी, आपको थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई देगी, क्योंकि जितने फोर्स से ये न्यूक्लियस पुल कर रहा था उतने से नहीं पुल करेगा। तो रेडियस यहाँ पे क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो आप रीजन क्या बताओगे कि नीचे वाले एलिमेंट पे जैसे ही हम आते हैं नीचे की तरफ वैसे ही एफ इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, और एफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एफ सबशेल जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन शील्डिंग पुअर करते हैं, और जैसे ही शील्डिंग डाउन हुई वैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो रेडियस थोड़ी सी कम होती है। कम होने का मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस कम होगी, वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन जितना इंक्रीज शुरू में हो रहा था उतना इंक्रीज बाद में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें हम लोग। देखो कुछ की पॉइंट हैं इन पी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में तो बहुत कम वैसे टॉपिक्स हैं, मतलब 2-4 ही टॉपिक हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लो, क्वेश्चन मिल जाता है। एस और पी थोड़े से बड़े हैं, इसमें कुछ की पॉइंट हैं। जहाँ पे भी एनसीईआरटी में इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्ड यूज़ किया जाए, वो लाइन क्या लिखी हुई है, उसका क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे भी शील्डिंग की बात की जाए, वो लाइन क्या लिखी हुई है और उसका क्या मतलब निकल रहा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, एनसीईआरटी को इन चैप्टर्स की जब भी आप रीडिंग करें तो कोई भी चीज़ जो आपको दिखाई दे एक्सेप्शन, उसको तुरंत आप हाइलाइटर से हाईलाइट करिए। क्वेश्चन एक्सेप्शन से बहुत बनता है। सीधा सीधा रूल बताया जाएगा, ये तो रूल होता है लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि ये होता है, वो होगा जस्ट अपोजिट, और जस्ट अपोजिट वाला आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हैं इजी, लेकिन पढ़ने बड़े ध्यान से, क्योंकि कई बार इजी सवाल ही गलत होता है पेपर में। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है एलिमेंट से, सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे वैसे वैसे शेल का नंबर बढ़ेगा, और शेल नंबर इंक्रीज करता है तो रेडियस बढ़ता है, और रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही कम होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, इजी टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन। और अगर केमिस्ट्री में कोई भी प्रोसेस इजी है, इसका मतलब एनर्जी कम लगेगी। तो टॉप टू बॉटम आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। क्लियर है बात? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से अगर कंपेयर कर लो तो फर्स्ट ग्रुप यहाँ था, सेकंड ग्रुप यहाँ था। पीरियोडिक टेबल की पोजीशन इस तरीके की होती है, यहाँ पे होता है P, यहाँ पे होता है F, ऐसे ही तो होता है।
नीचे एफ होता है। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की अगर बात करो, उनसे अगर पी ब्लॉक को कंपेयर करोगे तो हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो इनके कंपैरिजन में आपको पता है कि लेफ्ट वालों में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, और मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ही होता है, मेटल का मीनिंग ही होता है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है, और यहाँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है पी ब्लॉक में। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, तो देने की पावर कम होगी। जब खींचने की ज़्यादा है तो देने की कम होगी। तो देने की अगर पावर कम है और आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन निकालो, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। तो पी ब्लॉक की एलिमेंट की आई जो होगा वो हाइयर होगा देन एस ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक वाले तो इजीली दे देते हैं, पी ब्लॉक वाले इजीली देंगे नहीं, तो ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा आई होगा। क्लियर है? अब आई की बात करो, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो IE1 बोला जाता है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, बोरॉन का सबसे ज़्यादा, थैलियम का उससे कम, फिर गैलियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर इंडियम का। ये ऑर्डर फॉलो होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो बोरॉन की हाईएस्ट हो गई IE इस पूरे ग्रुप में, और इंडियम की क्या हो गई, लोएस्ट IE हो गई। अगर सिंपल रूल से हम देखते तो हम क्या बोलते हैं कि जो नीचे की तरफ है थैलियम, उसकी सबसे क्या होनी चाहिए भाई, ऑर्डर तो ये था ना, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये था ना। तो जो नीचे वाला था उसकी आई सबसे कम होनी चाहिए थी, क्योंकि शेल खूब बड़े हो गए, ज़्यादा शेल हो गए, ज़्यादा शेल हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी, और इजी तो उसकी आई लोएस्ट होनी चाहिए थी, TL की होनी चाहिए थी बाई रूल। लेकिन ऑर्डर क्या है, ये है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया। और भी बहुत सारे, किसी एक इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो उनकी वजह से ये ऑर्डर चेंज है। तो इसको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ये डिफरेंट है, देख रहे हैं ना। जो जनरल ऑर्डर था वो नहीं है। बोरॉन के बाद आना चाहिए था एल्युमिनियम, को किसका आया, थैलियम का आ गया, लास्ट वाला सबसे पहले आ गया, फिर गैलियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर इंडियम है। ऑर्डर बिल्कुल चेंज है। अब बात करो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, टाइम बताइएगा सारांश। तो 13 ग्रुप में 4 बज गए। 4 बज गए। 13 ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ जाओ। तो टॉप टू बॉटम जैसे ही आओगे वैसे आप देखोगे कि नीचे की तरफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करने का मतलब है कौन सी टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ रही है तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी कम होनी चाहिए।
क्योंकि अपोजिट चलते हैं, और यही होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पुलिंग टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को शॉर्ट में ई एन लिखते हैं, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो होगी वो बोरॉन की होगी। अब देखते हैं एग्जैक्ट ऑर्डर में कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। बोरॉन आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अच्छा, एल्कली मेटल, ठीक है, ये तो बात अलग बात है। अब बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कि अगर बोरॉन फैमिली की हम बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अगर देखा जाए तो बोरॉन आपका नॉन मेटल है, साइज आपका है छोटा, तो डेटा इन्होंने नहीं दे रखे हैं, डेटा देना चाहिए था। बोरॉन का है 2453। कोई वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और अगर कभी वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो सब गलत करके आते हैं, क्योंकि डेटा जो याद भी करता है उसको उस समय याद नहीं रहता। दिमाग में बहुत सारे डेटा हो जाते हैं ना एग्जाम के टाइम पे, बाकी वैल्यू रिलेटेड आता नहीं है इतना कुछ। आपको इसका हो गया 2453। फिर आपका गैलियम का होता है 2676, और इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई है गैलियम का, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री में। थर्मोमीट्री जानते हैं क्या होता है? यस मैम। क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमीटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमीटर, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीट्री। के मतलब इसके किसी भी एलिमेंट के टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट को यूज करते हुए टेम्परेचर मेजर करना, ऐसा। यस मैम। देखो, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का अगर बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग कैसी है। ठीक है, बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, मान लो कोई है वो क्रिस्टल बना रहा है, ठीक है, तो क्रिस्टल अगर कोई चीज फॉर्म कर रही है तो उसका क्रिस्टल कैसा है? कॉम्पैक्ट है, मतलब उसमें पैकिंग बहुत अच्छी है, या उसका जो क्रिस्टल है वो लूज है, मतलब पैकिंग जो है उसमें पुअर है। इसके ऊपर ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं। बॉन्डिंग अगर बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनके बीच में, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग बहुत वीक है, तो आप थोड़ा सा ही हीट दोगे उसको तो वो क्या होगा? बॉयल होने लगेगा या मेल्ट होने लगेगा। तो वहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड करता है। या किसी चीज़ का क्रिस्टल है, अगर एटम्स या उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक हैं, बहुत कॉम्पैक्ट है, मतलब उनके बीच में ये जो एयर गैप्स होते हैं जिनको हम वॉइड्स बोलते हैं सॉलिड स्टेट के लैंग्वेज में, ये वॉइड्स अगर बहुत कम है, तो अगर ये वॉइड्स कम है तो पैकिंग बहुत अच्छी हो गई, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पैक हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। और जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब मान लो ये 4 हैं, ये यहाँ पे बीच बीच में खूब सारे गैप्स हैं, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? लो हो जाते हैं।
तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। इसके बाद अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी का क्या होता है कि डेंसिटी टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करती है। अब इसके इंक्रीज होने का रीजन क्या है? डेंसिटी को अगर देखो तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, यही होता है ना डेंसिटी। yes, अब डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम, और अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पे हम ऐसा देखते हैं कि मास तो इंक्रीज करता है एलिमेंट का, ठीक है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करना चाहिए उस एलिमेंट का, लेकिन वॉल्यूम उस तरीके से इंक्रीज नहीं करता। वॉल्यूम इज नॉट सो मच इंक्रीजेस एज मास इंक्रीजेस। मास में ज्यादा इंक्रीज होता है, वॉल्यूम में कम इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये ऊपर का ही फैक्टर नीचे टॉप से बॉटम में आने में इंक्रीज करता है ज्यादा, तो इसकी वजह से डेंसिटी ऊपर से नीचे आने में इंक्रीज करती है। क्लियर है? yes, अच्छा, कोई एक इसमें मेटल थी, सुना है क्या आपने, जिसको हाथ में लेते हैं हम लोग तो वो क्या होता है, एकदम लिक्विड जैसा हो जाता है? गैलियम ही होता है क्या? गैलियम को हाँ देख, मैम, यस मैम। है ना, गैलियम के बारे में पढ़ा हमने कि गैलियम जो होता है वो इस तरीके का होता है, ऐसा कुछ सिल्वरिश। गैलियम का पढ़ा था हमने। गैलियम का क्या था? एक चैप्टर को हम लोग बड़े उससे पढ़ते हैं। ये कोई प्लांट निकल आया क्या? ये देखो, देख पा रहे हो? yes, गैलियम मेटल ऑक्साइड मैन्युफैक्चर फ्रॉम, ऐसा देखा था हमने। गैलियम का स्पेशल क्या है? कल देवांग कौन सा एग्जाम है आपका?